हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज ये सेशन हमारा है जो सीडीपी का सेकंड क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कम से कम 10 जो है प्रैक्टिस सेट के बाद या 10 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है कि टॉपिक वाइज सारी चीज़ें भी जो है कि कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्या है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जैसे ही क्वेश्चन आ गया बच्चों के आकलन के बारे में, तो आपको आकलन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा सीडीपी के अंदर और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी अंदर, कि आकलन जो है किस तरीके से बच्चों का होना चाहिए। तो चलिए आकलन के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें जो है कि दिखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तुलना है। देखिए दोस्तों तुलना नहीं होता है, इसका जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है तुलना करना नहीं होता है। ये चीज़ गलत होता है और वैसे भी ये गलत होता है तुलना करना, कि बच्चों में क्या किया जाए, तुलना किया जाए। यहाँ पर दिया है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। क्या ऐसा सही होगा? आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हम आकलन कर रहे हैं तो क्या जो उसका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि बच्चों में हम चिंता या भय पैदा करें, वो डरें बच्चे या फिर वो चिंता करें, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत होगा। उसके बाद दिया है कि आकलन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। उसके बाद दिया है कि आकलन में बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या शामिल नहीं होना चाहिए स्वमूल्यांकन? वो अपने आप मूल्यांकन खुद से नहीं करें, तो ये बात भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही बनेगा कि आकलन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि कभी होता है कि कोई एक ही विधि से अगर हम बार बार आकलन करते हैं तो हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छा लाए और कोई बच्चा नहीं लेकर के आ सकता है। पर हम जब अलग अलग विभिन्न तरीके से जो है आकलन करते हैं तो हर तरीके से पता चलता है कि कोई बच्चा एक विधि से नहीं तो दूसरी विधि से क्या करता है, अच्छा स्कोर करता है या फिर अच्छा देखने को मिलता है। उसका जो विकास हुआ रहता है वो अलग अलग हम आकलन के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि उसका विकास जो है कितने स्तर पे हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्यारा सा, इसको पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है। एक मतलब सहशिक्षा कक्षा में मतलब कि जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों बैठते हैं, उस कक्षा की बात की जा रही है। तो उसमें जो है एक शिक्षक की टिप्पणी है, यानी शिक्षक कहता है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यह बात जो है किस चीज़ को बढ़ावा देगी? अगर हम टीचर हैं और उस जगह पे बोलें कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़कों से ऐसा कहें, तो यहाँ पर क्या चीज़ें जो है बढ़ेंगी? क्या यहाँ पर जेंडर समानता होगी? नहीं, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, तो यहाँ पर समान कैसे हुई? यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं। यहाँ दिया है जेंडर रूढ़िबद्धता होगी, को बढ़ावा देगी। जेंडर भूमिका में लचीलापन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या जेंडर समता की बात की जा रही? नहीं। यानी कि ये तीनों ऑप्शंस तो एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ से क्या जो है कि बढ़ावा होगा, किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? तो वो मिलेगा जेंडर रूढ़िबद्धता की बढ़ावा मिलेगी। यानी दोनों में अंतर जो है कि हम और उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो हम अगर करते हैं तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता जो है कि क्या होती है, बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? देखिए हावर्ड गार्डनर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीडीपी के अंदर, क्योंकि इन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बताया था। यानी बुद्धि की जो संकल्पना है इनके द्वारा की गई थी और उन्होंने उसमें 8 प्रकार की विभिन्न बुद्धियों के बारे में बताया था। और उससे आपका हर एक एग्ज़ाम में 100% 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जो है कि इम्पॉर्टेंट है, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इस पे आपको अभी आगे आने वाले दिनों में इसके वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरी नहीं है, बस आप समझिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और हमको क्या क्या टॉपिकें जो है कि पढ़नी है।
ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है उसके अनुसार नर्तकियों यानी कि जो डांस करते हैं, धावक जो दौड़ने वाले होते हैं, अभिनेताओं के पास जो एक्टिंग करते हैं, कौन सी बुद्धि अधिक होती है? क्या स्थानिक बुद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। स्थानिक बुद्धि उनके वह होती है जैसे आर्किटेक्चर हो जाते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें हमको सही तरीके से सेटअप करना है। भाषाई बुद्धि वो होते हैं जो अच्छे तरीके से गा लेते हैं, शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, उनके पास भाषाई बुद्धि होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में जो है कि क्या करते हैं, तो ये जो है शारीरिक गति, देखिए नर्तकी इसमें जो शरीर का यूज होता है, हम डांस करते हैं, धावक दौड़ते हैं, अभिनेताएं एक्टिंग करते हैं, तो पूरा का पूरा शारीरिक जो है कि क्या होता है इसमें यूज होता है शरीर का। तो इसमें जो न है शारीरिक गति संवेदना इस तरीके के लोगों में बुद्धि जो है कि पाई जाती है, यानी कि अधिक होती है। अंतरा व्यक्ति की बात करें तो ये अलग है, यानी कि अंतरा व्यक्ति में होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति को क्या करता है, दूसरे के विचारों को समझता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का क्या होना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपका दूसरा नाम आ गया कोहलबर्ग। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सभी टॉपिक्स को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और 100% क्वेश्चन आने वाले ये टॉपिक्स हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल कर लेते हैं। दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो नियम कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होता है। इन्होंने बहुत जो है 6 चरण दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 6 चरण दिए हैं, उसमें से एक चरण आती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि व्यक्तियों का मानना होता है कि जो सामाजिक व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। और ये जो चरण का नाम है तो वो है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी चरण हैं, ठीक है, ये भी चरण हैं जिसमें जो है कि ये अलग अलग चरण उन्होंने जो दिए हैं उसमें से ये 3 चरण हैं और एक जो है आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले वीडियो में जो है इसको हम बहुत ही विस्तार से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। अभी आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि उन्होंने जो है कितने चरण दिए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो मैंने बताया आपको कितने चरण दिए हैं उन्होंने, तो उन्होंने दिए हैं आपके 6 चरण, जिसमें से मैंने बताया कि 4 उस क्वेश्चन में थे जो कि चारों ऑप्शंस में थे, जिसमें से एक आंसर सही था और 2 चरण उसमें से नहीं थे। तो 6 चरण जो है कि उन्होंने दिए हैं, तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसका नाम है लेव वायगोत्स्की। लेव वायगोत्स्की जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है कि प्ले करते हैं सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। इनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इनसे भी बन जाते हैं एक एग्ज़ाम में। दिया है कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे जो है कि बताया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के में जो है कि भाषा और सांस्कृतिक परिवेश को जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा, कल्चर को इन्होंने जो है कि महत्वता दी है। उसके बाद इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को भी बढ़ावा दिया है, यानी महत्वता दी है। ठीक है, पाठ को भी इन्होंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड हैं और ये अगर जब आते हैं तो उस जगह पे आप 3 चीज़ें अगर याद रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएंगी। यानी यस CL याद रखेंगे। यस का मतलब होता है सोशल, समाज की बात करेंगे। सी से होगा आपका कल्चर यानी संस्कृति की बात करेंगे और यल से होगा आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करेंगे। और ये आपको तीनों चीज़ें अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए और लेव वायगोत्स्की को क्वेश्चन पूछा गया हो तो वहाँ से आप जो है आसानी से आंसर कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दिया है कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी।
दिया है सस्वर पाठ और रटने को कोई नहीं कहता, ये बात गलत होती है। इनाम व सजा के उपयोग को, ये बात आपकी गलत होती है। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जिसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सहयोगात्मक अधिगम, और ये आपका समाज से रिलेटेड होता है। अगर हम समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अधिगम की बात है तो सहयोगात्मक अधिगम को इन्होंने महत्वता दी थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट में निश्चित रूप से बताएं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो अभी मैंने इस चीज़ को लिए अभी बताया था कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन जो है कि महत्वपूर्ण, किसका योगदान महत्वपूर्ण रहता था। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, यस सी यल। यस का मतलब सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। इन तीनों में से क्या कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? क्या पुनर्वर्ण है? नहीं। स्कीमा है? नहीं। अनुबंधन है? नहीं। पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कल्चर की, कल्चर यानी कि संस्कृति की, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली दे पाएंगे, ये चीज़ें अगर याद रहती हैं आपको तब। और जब याद कैसे होंगे कि जब आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सारी जो है कंप्लीट वीडियोस मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रीयता के क्या मायने हैं। आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो है सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। 100% लिख कर ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रीयता के क्या मायने हैं। इन्होंने आत्मकेंद्रीयता के बारे में क्या मायने हैं, इन्होंने किस चीज़ को बताया है। तो दिया है कि किसी स्थिति से एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। यानी आत्मकेंद्रीयता क्या मतलब है इसका। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें, जो आत्मकेंद्रीयता का मायने है वो है आपका कि दूसरों के अनुभवों व सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से जो देखने की प्रवृत्ति होती है, उन्होंने इसको आत्मकेंद्रीयता का नाम दिया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को क्या करता है, संशोधित करता है। क्या करता है? संशोधित करता है। तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ना ही यह संगठन होता है, ना ही यह अभिसंज्ञान होती है, ना ही यह पाठ होती है। पाठ रिलेटेड है लेव वाइगोत्स्की से, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, समायोजन। यानी कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल प्राप्त कर लेते। देखिए जीन पियाजे से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 जो है कि चरण बताए थे, 4 जो है कि अवस्थाएं बताई थी, और ये चारों अवस्थाएं वही हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी इसको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए क्रम से बिल्कुल लगी गई हैं, यानी पहले संवेदी ग्रामक होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसी चारों अवस्थाओं में से एक अवस्था होती है जिसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने के कौशल जो है क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अमूर्त चिंतन की बात करते हैं हम, कल्पनाशील की बात करते हैं, कल्पना करने की बात करती हैं। तो ये स्टेज यानी कि किस अवस्था में होता है बच्चों के साथ, तो ये जो है लास्ट स्टेज में होता है। और लास्ट स्टेज क्या है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो लास्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके बीच में लाया है। तो दोस्तों वीडियोस आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर कर दें, और आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।